हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य साम्राज्य। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 30 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 31 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 पूछा गया है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख में। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। 32 है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग किसने निर्माण करवाया था? भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण कराया था किसने? तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, सही जवाब है अशोक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना कि एक धर्म विजेता और लोक उपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव बल्कि संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था और इसी कारण उसने जो है पशु पंछियों के वध पर, हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुआं भी खुदवाया और अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों के लिए प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया। 33 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण कौन देता है? अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण है, याद रखिएगा, इसका प्रमाण है, क्या है? देवनाम प्रिय की उपाधि। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अशोक 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा और 269 ईस्वी पूर्व के लगभग उसका राजाभिषेक हुआ। ठीक है, उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे जो है देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इसे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। 34 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, दीपवंश और आपका महावंश, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिसस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने। 35 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन। 36 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे अशोक और दशरथ, यानी डी ऑप्शन। मौर्य शासक अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। 37 है, रजुक कौन थे? रजुक कौन थे? रजुक मौर्य शासन में अधिकारी थे, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है।
अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहते थे? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया। सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मौर्य काल में व्यापारिक काफिला यानी कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। 39, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो सही जवाब है अग्रहारिक। अग्रहारिक यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं युक्त, रजुक और प्रादेशिक। युक्त ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व को वसूल करते थे। रजुक ये पहले केवल राजस्व विभाग में ही कार्य करते थे, लेकिन बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। और प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। 40, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब है अशोक ने, यानी बी ऑप्शन। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। 41, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची का जो स्तूप है सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची और भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्त कालीन है, जो बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। 42 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है सांची का जो स्तूप है जिसने बनवाया था नाम है अशोक, बी ऑप्शन। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सेम प्रश्न सेम जवाब, आपको मालूम है? कमेंट कीजिए फटाफट। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। 44 है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। इनमें से सांची का प्राचीन नाम क्या था? सांची का प्राचीन नाम याद रखिए काकड़ाम था। काकड़ाम यानी ऑप्शन ए। इसके बारे में अगर बात करें तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के समीप स्थित है। यहां पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय यानी स्तूप का दूसरा नाम गिरी भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम जो है काकनाड़ या काकड़ाम महाविहार मिलता है। यहां पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम महामात्रों के अवशेष और स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मौदगलयायन, याद रखिए मौदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धगोलाकार स्मारक को प्रशस्त से आच्छादित किया गया है।
45 है। सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो स्मारक या भग्नावशेष है वो कौन सा है? कौशाम्बी का संबंध घोषिताराम मठ से है। कुशीनगर, कुशीनगर का संबंध जो है रानाभर स्तूप से है। सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत है। यानी इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महेत। 46 है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो सही जवाब क्या होगा बताइए? किस मार्ग का अनुगमन किया? याद रखिएगा, अगर बात करें तो सबसे पहले लुबनी, इसके बाद लुबनी के बाद वो कहा जाते हैं कपिलवस्तु, इसके बाद गया, इसके बाद सारनाथ, इसके बाद कुशीनगर और इसके बाद श्रावस्ती। यानी सही ऑप्शन जो दिया गया है वो डी ऑप्शन में है। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट यानी शिकार और विहार यात्राओं को रोक दिया। शिकार करने पर प्रतिबंध लगा लिया अपने आप को। उनके स्थान पर धर्म था, धर्म यात्राओं को धर्म प्रचार के लिए जो है यात्रा प्रारंभ किया। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र स्थानों में राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद यानी 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया और 20 वर्ष बाद यानी रूमनीदेई अभिलेख के संदर्भ में अगर बात करें तो रूमनीदेई रूमनीदेई गए और उनकी पूजा की। ठीक है। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोक द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में द इंडियन लेजेंड ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम जो है दिया गया है। जैसे लुबनी सबसे पहले, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो क्रम याद रखिएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो क्या है? किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है शिलालेखों में? तो अशोक के शिलालेखों में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह है आपका प्राकृत भाषा। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही जो है ज्ञात होता है। अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है, शिलालेख में, स्तंभ लेख में और गुहा लेख में। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान सहवाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है, एरागुंडी है और सुपारा है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 जो अशोक के अभिलेख हैं, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। देखिए, अगर बात करें तो 48 में जो प्रश्न पूछा गया, निम्नांकित में कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, सहवाजगढ़ी, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 49। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो सही जवाब है प्राकृत भाषा में। प्रश्न संख्या 50। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया? ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? सही जवाब है पत्थर की पट्टियों पर। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर के पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। 51। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी।
52 है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सेम प्रश्न सेम जवाब, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप। 53 है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने पढ़ा? थोड़ा सा प्रश्न घुमाकर दिया गया है, लेकिन प्रश्न सेम, जवाब भी सेम होगा। सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 54, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। 55, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर किसने किया था? सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप यानी पढ़ा था। 56 है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। किस भाषा में? मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में जो अशोक के शिलालेख थे, किस भाषा में थे? तो याद रखिएगा खरोष्ठी लिपि में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। दो अभिलेखों शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। सरेकुना की लिपि आर्मेइक एवं यूनानी है। 57 है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। सही जवाब है अनुराधापुर, यानी बी ऑप्शन। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार के लिपि का जो है प्रमाण मिला है, जिनका नाम इस प्रकार है, पीपर हवा, सुहगौरा और महास्थान। 58 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी वो कौन सी लिपि थी जो प्राचीन भारत में वो कौन सी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा वह लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि थी, खरोष्ठी, डी ऑप्शन। तो अगर बात करें तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप, ग्रोटेफेंड, लैसेन आदि विद्वानों को है। उत्तर पश्चिम भारत की ये मुख्यतः लिपि थी। कौन? खरोष्ठी। 59 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से यानी दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? वह प्राचीन भारत की कौन सी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर, वो लिपि खरोष्ठी थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम का उल्लेख किया गया है उसके शिलालेखों में? याद रखिएगा सही जवाब है प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदरम देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोकवर्धन। 61, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? सही जवाब है प्रियदर्शी, बी ऑप्शन। 62, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? सही जवाब है अशोक, यानी बी ऑप्शन। 63, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्तर स्तंभों के बारे में गलत है?
वह कौन सा कथन है जो कि अशोक के प्रशस्तर स्तंभ के बारे में गलत दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यह कथन गलत है। अशोक के प्रशस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। 64 है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रशस्तर रूप चित्र के साथ राणयो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्तर रूप चित्रण के साथ राणयो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? सही जवाब क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण है, बताइए। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कंगनहली। कंगनहली यानी ऑप्शन ए। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहली में बौद्ध स्तूप है। यहां सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रशस्तर पर रूप चित्रण उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे उस मतलब कि प्रशस्तर के नीचे राणयो अशोक यानी राजा अशोक लिखा है। 65 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा, सही जवाब है मास्की अभिलेख, डी ऑप्शन। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उडेगोलम, इनके लेखों में अशोक का जो है व्यक्तिगत नाम मिलता है। 66 निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? इसका सही जवाब है मास्की का लघु शिलालेख यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 67 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है? सही जवाब है गुर्जरा में यानी ऑप्शन ए। 68 अशोक का रुम्नीदेई स्तंभ किससे संबंधित है? अशोक का रुम्नीदेई स्तंभ किससे संबंधित है? सही जवाब है बुध के जन्म से यानी ऑप्शन ए। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 20 वर्ष के बाद लुबनी की यात्रा की और वहां पर एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुध की जन्मभूमि होने के कारण लुबनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया और भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। 69 है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहां स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किए गए हैं, नाम का उल्लेख किया गया है, ये गुर्जरा लघु शिलालेख कहां पर यानी किस जगह पर स्थित है? सही जवाब है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, बी ऑप्शन। अशोक का नामो उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। 70 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भाबरू स्तंभ यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भाबरू यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। 71 कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहां से अशोक का शिलालेख मिला है, इसीलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिली थी? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिली थी? सही जवाब है कालसी में। 73 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्म में कितने सही सुमेलित हैं आपको बताना है। बताइए।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा युग्म सही है, आप बताइए। इसमें केवल दो युग्म सही है। विकल्प, अगर विकल्पगत बात करें जो ऑप्शन में दिया गया है, अशोक के शिलालेखों में धौली उड़ीसा में, धौली उड़ीसा में, याद रखिएगा, धौली उड़ीसा में, और एरगुंडी या एरागुंडी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एरागुंडी आंध्र प्रदेश में, जौगढ़ उड़ीसा में, जौगढ़ कहां पर है, उड़ीसा में है, जौगढ़ उड़ीसा, न कि मध्य प्रदेश। और इसके बाद जो कालसी है, ये कालसी कहां पर है, उत्तराखंड में, न कि कर्नाटक में, उत्तराखंड, याद रखिएगा। तो इसमें केवल दो युग में पहला और दूसरा सही है। देखिए, विकल्पगत अशोक के शिलालेखों में धौली उड़ीसा में है, एरागुंडी आंध्र प्रदेश में, जौगढ़ उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है। 74, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? वह कौन सा शिलालेख है जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? सही जवाब है 12वां शिलालेख। अशोक का जो 12वां शिलालेख है, यह धार्मिक के बारे में, धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। अशोक का जो 12वां शिलालेख है, कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल स्वयं ही है, सबका मूल संयम ही है, संयम रखना है, धैर्य रखना है, हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण के बारे में जो है मिलता है, प्रमाण मिलता है, जानकारी मिलता है। 75, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। काफी महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध का वर्णन या क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। किस शिलालेख में? 13वें। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासन काल के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर जो है अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 77 है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख में, यानी डी ऑप्शन। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में नंद राजा के द्वारा कलिंग विजय पर यहां से लाई जाई गई जिन प्रतिमा को खारवेल के द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। 78, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? सही जवाब है शिलालेख 12। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता के लिए पालनीय उपाय बताए गए हैं। 79, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यानी अपने संप्रदाय को खंडित करने के लिए, महिमा मंडित करने के दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, आलोचना करता है, तो वह संप्रदाय को गंभीर रूप से क्या कर रहा है? हानि पहुंचा रहा है। यह जो परामर्श दिया गया है किस अभिलेख में दिया गया है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, अशोक के जो शिलालेख है, अभिलेख है, इसमें ये बातें कही गई हैं। वो भी कौन, किस अभिलेख में? तो 12वें शिलालेख में ये जो कथन है उद्धृत है, लिखा गया है। 80 नंबर, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। अशोक के कौन कौन से शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं? तो शिलालेख जो सेकंड और जो 13वां है, दूसरा और
13वां जो है ये हमें संगम राज के बारे में बताता है। अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय और 13वें शिलालेख में संगम राज्य, चोल, पांड्य, सतीयपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपणि यानी श्रीलंका की सूचना, जबकि 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपणि का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? बताइए किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो सातवाहन का, डी ऑप्शन। 82, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, कहां का शासक था? टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे वो कहां का शासक था? तो ये जो टालेमी फिलाडेल्फस था ये मिस्र का मतलब कि शासक था। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 एवं राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, अच्छे संबंध थे, जिनमें एंटियोकस सेकंड थियोस यानी सीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, और साइरिन का शासक मग, और अलिक सुंदर यानी अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा प्रमुख है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।